वेलकम टू SSG डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको 8 अप्रैल 2024 शिफ्ट 1 IT मेन का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। इफ़ sin x इक्वल टू -3/5 वेयर x लाई बिटवीन पाई टू 3π/2 देन 80 tan स्क्वायर x माइनस cos x इज इक्वल टू। ये तो इजी क्वेश्चन है। sin x दिया हुआ है -3/5 और यहाँ पे आपके पास जो इंटरवल दिया हुआ है वो दिया हुआ है थर्ड क्वाड्रेंट में। 0 से π/2 हो गया फर्स्ट, π/2 से पाई हो गया सेकंड और पाई 3π/2 मतलब ये आपका जो क्वाड्रेंट दिया है ये दिया हुआ है थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan जो होता है पॉजिटिव होता है और cos जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो tan x इक्वल टू -3/5 है, तो यहाँ से हम tan x निकाल लें। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम tan x निकालेंगे तो ये 3 और 5 का 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा tan x इक्वल टू 3/4 और cos x इक्वल टू हो जाएगा ये cos x इक्वल टू -4/5। क्यों? क्योंकि cos थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है और tan जो होता है तो cos जो होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आया है और tan जो होता है पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हम 3/4 ये tan और cos की वैल्यू आ गई। अब हमें वैल्यू निकालना है 80 tan स्क्वायर x माइनस cos x की। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दें तो जाएगा 80, ये हो जाएगा 3/4 स्क्वायर माइनस 4/5। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 80 ऑफ 9/16 और ये प्लस 4/5। इसका एलसीएम ले लो अब। तो ये इसका भी एलसीएम जो आएगा ये एलसीएम आएगा 80 और यहाँ पे आएगा 45 प्लस ये होगा 64। तो ये आ गया 80 इंटू 109/80। 80 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आ गया 109। तो इसका जो आंसर है ये आंसर 109 आएगा। देखें या 11th में आंसर 109। तो इसमें समझने वाली चीज़ ये है कि जब आपके पास sin x नेगेटिव दिया है, थर्ड क्वाड्रेंट में इसलिए नेगेटिव दिया हुआ है ये, तो tan और cos तो निकाल लिए, लेकिन आपके पास साइन देखना पड़ेगा कि हमेशा cos जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आया। लेकिन जो cos जो होता है वो नेगेटिव होता है इसलिए माइनस साइन आया और tan जो होता है वो थर्ड में पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे हमने 3/4 लिखा। क्वेश्चन नंबर 12। लेट ix इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 6 sin स्क्वायर x अपॉन इंटू 1 माइनस cot x का होल स्क्वायर dx। इफ़ i नॉट इक्वल टू दिया हुआ है 3 तो हमें i π/12 निकालना है। तो जैसे इंटीग्रेशन क्वेश्चन है ये, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे ix इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 6, तो ये 1/sin स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे cosec स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस cot x स्क्वायर और ये dx। अब यहाँ देखें, अब ये cot दिया हुआ है और यहाँ पे cosec दिया हुआ है, तो cot का डेरिवेटिव होता है cosec स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट इसको पूरे को t मान लें। यदि हम 1 माइनस cot x को t सपोज कर लें तो ये हो जाएगा, cot का डेरिवेटिव होगा माइनस cosec स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x dx इक्वल dt, यानी पूरा cosec स्क्वायर dx क्या बन गया, dt बन गया। तो यहाँ पे ये ix इक्वल टू ये बन जाएगा 6 और यहाँ पे आएगा dt अपॉन ये हो जाएगा t स्क्वायर। अब 1/t स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो होता है -1/t, यानी ये हो जाएगा -6/t और एक कांस्टेंट प्लस c ऐड हो जाएगा। यहाँ पे हम t की वैल्यू पुट कर लें तब ये फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में आ जाएगा। तो ix इक्वल टू
-6 अपॉन टी, ये टी हो जाएगा 1 माइनस कॉट एक्स और ये हो जाएगा प्लस सी। तो ये आ गया यहाँ पे। अब हमें सी निकालना है, तो देंगे सी निकालने के लिए यहाँ पे आपके पास गिवन है आई नॉट इक्वल टू 3, ये दिया हुआ है आई नॉट इक्वल 3, यानी हम यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट करें तो जो आई 0 हो जाएगा ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पे ये पूरा आउटपुट हो जाएगा 3 इक्वल टू -6 अपॉन 1 माइनस कॉट 0 होता है इन्फिनिटी प्लस सी, तो ये 1 माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा और 6 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा 0, यानी यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो सी इक्वल टू मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। इस 3 को वापस पुट कर दें तो जो फंक्शन होगा ये आप आई एक्स इक्वल टू बनेगा -6 अपॉन 1 माइनस कॉट एक्स और प्लस 3। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो हमको निकालना है आई π/12, यानी यहाँ पे हम π/12 पुट करें। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे पुट कर दें x इक्वल टू π/12, तो ये हो जाएगा आई π/12 इक्वल टू -6 अपॉन 1 माइनस कॉट π/12 और प्लस 3। अब यहाँ जो कॉट π/12 होता है, कॉट π/12 का मतलब हो गया कॉट 15 डिग्री, और कॉट 15 डिग्री वैल्यू हमें याद है, कॉट 15 डिग्री वैल्यू होती है 2 + √3। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। साइन 15, कॉस 15, टेन 15, कॉट 15, कॉट 15 इक्वल टू 2 + √3 यहाँ पे पुट कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा ये आई π/12 इक्वल टू -6 अपॉन 1 माइनस 2 + √3 और ये +3 हो जाएगा। अब देखें आपका आंसर किस फॉर्म में दिया है, फिर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो इसको हमको रेसलाइजेशन करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो यदि हम इसको अरेंज करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा 3 माइनस 6 अपॉन, ये हो जाएगा 1 माइनस √3, सॉरी यहाँ पे ये -1 आएगा क्योंकि 2 - 1 हो जाएगा -1, तो माइनस यहाँ पे कर लें प्लस, तो ये बन जाएगा 3 + 6 अपॉन 1 + √3। अब यहाँ पे करते हैं इसका स्लाइजेशन, तो ये हो जाएगा √3 - 1 अपॉन √3 - 1, तो इक्वल टू 3 + 6 √3 - 1 अपॉन ये होगा √3 - 1 √3 + 1 मतलब 3 - 1, और 3 - 1 हो जाएगा 2, तो यहाँ से 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3, तो इक्वल टू 3 + 3 √3 और ये -3, 3 कैंसिल आउट, तो इसका जो आंसर आएगा ये आंसर आएगा 3 √3 आएगा। देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, 12 का आंसर ये 3 √3, तो ये 2, यानी 12 का आंसर 2 होगा। Question number 13. The equation of two sides AB and AC of the triangle ABC are 4x + y = 14 and 3x - 2y = 5 respectively. The point 2 - 4/3 divide the third side BC internally in the ratio of 2 and 1. The equation of the side BC. तो दो आपके पास यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC, इसमें इक्वेशन ऑफ ए बी और ए सी गिवन है। इक्वेशन ऑफ ए बी यहाँ पे दिया हुआ है 4x + y = 14 और इक्वेशन ऑफ ए सी दिया हुआ है 3x - 2y = 5, और यहाँ पे बी सी में एक कोई पॉइंट दिया हुआ है P, यहाँ पे पॉइंट P दिया है, इसके कोऑर्डिनेट हैं 2 और -4/3, और ये जो पॉइंट P है ये B और C को इंटरनली 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो हमें इक्वेशन ऑफ बी सी निकालना है। तो देखिए इसमें जो कॉन्सेप्ट हम लेके चलें कि भाई ए बी का इक्वेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल पॉइंट मान लें।
यदि हम बी में हम बी पॉइंट लेते हैं, बी पॉइंट जो लाई कर रहा है ए बी में, तो यदि हम एक पॉइंट को x1 मान लें तो करस्पॉन्डिंग y1 क्या हो जाएगा, यहाँ से y1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 14 माइनस 4x1, 14 माइनस 4x1। बिल्कुल सिमिलर पॉइंट सी कोऑर्डिनेट निकाल लें। यदि हम एक पॉइंट को x2 मान लें और ये AC में लाई कर रहा है, तो यदि यहाँ पे हम 3x2 करें तो यहाँ से हम y कर इन टर्म्स ऑफ x निकालें तो ये हो जाएगा 3x2 माइनस 5/2। तो ये दो पॉइंट आपको बी और सी के कोऑर्डिनेट मिल गए, यहाँ पे बी और सी मिल गया। अब देखें यहाँ पे जो बी सी बोल रहा है, ये दोनों पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे बी है, एक पॉइंट सी है। बी हमारे पास जो पॉइंट है ये है x1 और 14 माइनस 4x1, और यहाँ पे पॉइंट सी है, इसको हमने लिया हुआ है x2 और 3x2 माइनस 5/2। अब यहाँ पे जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P इसको 2⁻1 में डिवाइड कर रहा है, और ये पॉइंट P जो है ये हमने ये दिया हुआ है, गिवन है 2 और माइनस 4/3। तो हम यहाँ पे क्या लगा दें, इसको सेक्शन फार्मूला लगा दें। अब आपको मालूम है सेक्शन फार्मूला इंटरनल डिवीजन का क्या होता है कि m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m प्लस n, x कोऑर्डिनेट सिमिलर y कोऑर्डिनेट निकाल लें। तो डायरेक्ट हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये जाएगा 2 इंटू 2x2 प्लस 1 इंटू x1 बाय m1 प्लस m2, यानी हो जाएगा 3। ये इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा 2, और दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा 2 इंटू 3x2 माइनस 5/2 और प्लस 14 माइनस 4x1 अपॉन 3, ये इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ पे -4/3। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लें। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इक्वेशन मिलेगा यहाँ पे x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 6, ये पहला इक्वेशन मिल गया। और यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखें तो ये 2 और 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से 3 और 3 भी कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे इक्वेशन मिल जाएगा 3x2 माइनस 5 प्लस 14 माइनस 4x1 इक्वल टू -4। और ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा भाई, ये 4x1, तो ये जाएगा 3x2 माइनस 4x1, ये इक्वल टू हो जाएगा -13। तो ये दूसरा इक्वेशन मिल गया, ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। यदि हम 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो हमें x और x1 और y1 की वैल्यू मिल जाएगी, तो ईजिली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x1 इक्वल टू मिल जाएगा 4 और x2 इक्वल टू मिल जाएगा 1। तो ये x1 x2 मिल गए। जब ये x1 x2 मिल गए तो हमारे पास b और c के कोऑर्डिनेट भी मिल जाएंगे। तो b का कोऑर्डिनेट क्या थे, b के कोऑर्डिनेट हमारे पास थे x1 और 14 माइनस 4x1। यहाँ पे हम x1 इक्वल टू 4 पुट करें तो यहाँ से b मिल जाएगा ये 4 और ये जाएगा -2। तो एक पॉइंट ये b मिल गया। बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे c कोऑर्डिनेट हमारे पास थे x2 और 3x2 माइनस 5/2, और यहाँ पे हम x2 इक्वल पुट करते हैं 1। तो यहाँ पे जो c कोऑर्डिनेट मिलेगा ये मिल जाएगा 1 और -1। अब हम 2 पॉइंट फार्मूला लगा दें तो इक्वेशन ऑफ BC मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ BC यानी 2 पॉइंट फार्मूला। तो ये हो जाएगा डायरेक्टली 2 फार्मूला क्या हो जाता है, फार्मूला क्या होता है 2 पॉइंट फार्मूला, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये फार्मूला हम डायरेक्ट अप्लाई कर दें। किसी भी को हम x1 y1, किसी भी को x2 y2 मान सकते हैं भाई, दोनों में से b और c कोई भी पॉइंट में से लेकर के। तो ये हो जाएगा y प्लस 1 इक्वल टू -2 प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 1 इंटू x माइनस 1।
सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा ये कितना हो जाएगा, y + 1 = -1/3 इंटू x - 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y + 3 = -x और +1। तो कैसा मिल जाएगा, x + 3y + 2 = 0। तो ये जो होगा ये बन जाएगा इक्वेशन ऑफ BC। तो देखें ये कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, x + 3y + 2 = 0, ये दिया हुआ है 3 में। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर थर्ड होगा। क्वेश्चन 14, लेट t be the greatest integer less than or equal to t and a be the set of all the prime factors of 2, 3, 1, 0 and f such that a tends to z be the function fx = box of log 2 x² plus box of x³/5 box or whole box, the number of 1, 1 function from a to range f। यानी हमें निकालना है नंबर ऑफ 1, 1 फंक्शन निकालना है। तो जैसे इसमें जो कॉन्सेप्ट हमें लगने वाला है कि सिंपल इसमें जो की कॉन्सेप्ट है ये हम क्या अप्लाई करेंगे, यदि कोई फंक्शन दिया हुआ है f such that a tends to b में, और यदि कार्डिनल फॉर्म ऑफ a यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a = यदि हम मान लें कि m है, और यदि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ b ये हम मान लें कि n है, तो टोटल नंबर ऑफ 1, 1 फंक्शन ये कितने होते हैं, ये हो जाएंगे n परमुटेशन m, जहाँ पे n मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू m होता है। तो ये फार्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो देखें यहाँ पे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, इसके प्राइम फैक्टर निकाल लें। प्राइम फैक्टर ऑफ क्या बोल रहा है ये, प्राइम फैक्टर ऑफ 2, 3, 1, 0। देखो 2, 3, 1, 0 के प्राइम फैक्टर क्या निकालेंगे, फिर 2, 3, 1, 0 के प्राइम फैक्टर निकालने के लिए पहले इसके हम फैक्टराइज कर लेते हैं इसको प्राइम फैक्टर। तो जाएंगे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 1, 1, 5, 5, फिर ये 3 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 3, 8, 5, फिर ये डिवाइड होगा 5 से तो ये हो जाएगा 77, ये हो जाएगा 7, फिर हो जाएगा 11 और फिर होगा 11, ये हो जाएगा 1। यानी यहाँ पे 2310 के जो प्राइम फैक्टर मिलेंगे वो हो जाएगा 2 × 3 × 5 × 7 × 11। यानी हम ये बोल सकते हैं, इसी को n बोला है दिस वन, यानी a जो होगा वो सेट ऑफ ऑल दी प्राइम फैक्टर ऑफ 2, 3, 1, 0। तो सेट a = ये हो जाएंगे 2, 3, 5, 7 और 11, ये a मिल गए। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, a तो मिल गया सेट ऑफ ऑल दी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2, 3, 1, 0 एंड फंक्शन fx = दिया हुआ है, इसकी हमें ये रेंज निकालना, मतलब हमें एक एक करके ये x को इन वैल्यू से एलिमेंट ऑफ सेट a से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो देखें यहाँ पे fx कितना दिया है, fx = दिया हुआ है बॉक्स ऑफ log base 2 x² प्लस बॉक्स ऑफ x³/5 और ये बॉक्स। अब देखें इसमें पहली वैल्यू x की क्या है, 2 है, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं पहले x = 2। तो x = 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा f2 = ये हो जाएगा log base 2 और यहाँ पे 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे कितना होगा, ये हो जाएगा 2³ मतलब ये जाएगा 8/5 का बॉक्स। अब यहाँ पे 8/5 के बॉक्स को हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा log base 2 4, 8/5 का जो बॉक्स होगा वो हो जाएगा 1, तो जाएगा +1 और यहाँ पे ये इक्वल टू होगा log base 2 और ये 5। अब log 5 base 2 जो इसकी ये जो लाई करेगा, ये लाई करेगा 2 और 3 के बीच में, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 हो जाएगी। यानी यहाँ पे f2 = कितना आ गया, ये 2 आ गया। अब यहाँ पे हम 3 पुट करेंगे
तो हम सिंपल F3 निकालें, F3 इक्वल टू हो जाएगा log बेस 2, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा 9 और प्लस यहाँ पे 9 बाय, अब यहाँ पे क्या होगा ये क्यूब, यहाँ 3 क्यूब 27 बाय 5 करेंगे तो इसका जो बॉक्स है ये बॉक्स हो जाएगा, ये बॉक्स कितना हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा 5, यानी ये हो जाएगा आपका log बेस 2 ये 14 और इस पूरे का बॉक्स, तो log 14 बेस 2 और ये लाई करेगा आपका 3 और 4 के बीच में, तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू 3 हो जाएगा। फिर हम पुट करेंगे, अगला क्या है 2 3 के बाद फिर 5 है, तो हमें यहाँ पे अब F5 निकालेंगे, तो F5 इक्वल 5 पुट करें तो क्या होगा F5 इक्वल टू ये हो जाएगा log बेस 2 बॉक्स, अब ये 5 स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस बॉक्स ऑफ 5 अपॉन 5, अब ये 5 अपॉन 5 भी 25 हो जाएगा, तो यहाँ बन गया log बेस 2 25 प्लस 25 पूरे का बॉक्स, यानी ये हो गया log बेस 2 दैट इज़ 50 और log 2 बेस 50 की वैल्यू जो है वो लाई करेगी 5 और 6 के बीच में, मतलब ये इक्वल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर हम पुट करेंगे 7, तो F7 कितना हो जाएगा, ये F7 इक्वल टू log बेस 2 7 स्क्वायर हो गया 49 प्लस 7 क्यूब बाय 5 बॉक्स एंड होल बॉक्स, तो इक्वल टू बॉक्स ऑफ log बेस 2 49 प्लस 7 क्यूब बाई 3 का जो बॉक्स है ये हो जाएगा 68, तो इक्वल टू log बेस 2 ये हो गया 117 और log 117 बेस 2 जो है ये लाई करेगा 6 और 7 के बीच में, यानी इसका जो वैल्यू होगी वो होगी 6 होगी। फिर 7 के बाद पुट करेंगे 11, तो ये F11 इक्वल टू log बेस 2 11 स्क्वायर 121 प्लस बॉक्स ऑफ 11 क्यूब अपॉन 5 का बॉक्स इक्वल टू 11 क्यूब बाय 5 का बॉक्स हो जाएगा 266, तो यहाँ हो गया log बेस 2 121 प्लस 266 और ये हो गया टोटल बॉक्स ऑफ log बेस 2 387 और 387 ये लाई करेगा 8 और 9 के बीच में, तो ये हो जाएगा आपका 8, यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास जो रेंज मिल रही है ये 2 3 5, यहाँ पे मिल रहा है 6 और ये मिल रहा है 8, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, क्योंकि आपके पास जो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन पूछ रहा है ये पूछ रहा है A2 रेंज ऑफ B के बीच में, तो A तो मालूम है, A के पास कितने एलिमेंट हो गए 2 3 5 7 11 और रेंज ऑफ F इसको हम मान लेते हैं B, यानी B इक्वल टू हम मानते हैं रेंज ऑफ F, ये क्या क्या वैल्यू मिल गई 2 आया 3 आ गया 5 आ गया 6 और 8 आ गए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B दोनों सेम हो गए, दोनों इक्वल टू 5 हो गए, तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन हमने पहले पढ़ चुके हैं कि यदि A to B में हमें नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन निकालने हैं, यदि FA के एलिमेंट यहाँ पे M है और नंबर ऑफ B के एलिमेंट N है, तो इसका नंबर ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला है ये होता है NPM, लेकिन यहाँ पे दोनों 5 5 हैं, तो ये हो जाएगा 5 परमुटेशन 5 दैट इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल इक्वल टू हो जाएगा ये 120, दैट इज फाइनल आंसर। देखें इसमें ऑप्शन क्या दिया है भाई, 14 का आंसर ये बी दिया हुआ है 2, तो 14 का आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 15, लेट z with the complex number such that mod of z plus 2 equal to 1 and imaginary part of z plus 1 upon z plus 2 equal to 1 upon 5, then the real part of z plus 2 का मोड आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे z एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, यदि हम z को x प्लस आई वाई लेके चलें तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, तो हम इसको पोलर फॉर्म में लेके चलते हैं। तो हमें पोलर फॉर्म मालूम है कि z इक्वल टू
मॉड ऑफ जेड कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म होता है। यदि हम उसको और इजी करना तो उसको हम पोलर, इसको हम यूलर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मॉड ऑफ जेड इक्वल टू ये होता है ई आई थीटा, तो ये कहलाता है आपका यूलर फॉर्म। तो हम इसी लेके चलते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मॉड ऑफ जेड प्लस टू इक्वल टू ये दिया हुआ 1। तो यदि हमारे पास जैसे हम लेते हैं कि जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड ई आई थीटा, दैट इज यूलर फॉर्म, तो यहाँ पे हम जेड को रिप्लेस करते हैं जेड प्लस टू से। तो मॉड ऑफ जेड प्लस टू इक्वल टू ये इक्वल टू मॉड ऑफ जेड प्लस टू इंटू ई आई थीटा, और मॉड ऑफ जेड प्लस टू इक्वल दिया हुआ है 1, तो ये हो जाएगा जेड प्लस टू इक्वल टू ई आई थीटा। और ये ई आई थीटा को हम कन्वर्ट कर दें पोलर फॉर्म में, तो ये बन जाएगा जेड प्लस टू इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये हो गया। तो 1 अपॉन जेड प्लस टू हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और यदि हम इसमें डी मॉर्गन थ्योरम लगा दें, डी मॉर्गन थ्योरम क्या होता है, इसको ले सकते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर -1। डी मॉर्गन थ्योरम होता है जो पावर होता है वो आकर के एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 अपॉन जेड प्लस टू इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा, और कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन जेड प्लस टू इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ये मिल गया आपको 1 अपॉन जेड प्लस टू की वैल्यू। अब हमारे पास जो सॉल्व करना है वो हमें निकालना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड प्लस 1 अपॉन जेड प्लस टू। तो यहाँ पे निकालना है जेड प्लस 1 अपॉन जेड प्लस टू। तो इसको हम ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 1 अपॉन जेड प्लस टू की वैल्यू हमारे पास है, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं इसको जेड प्लस टू माइनस 1 अपॉन जेड प्लस टू, और इसको सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन जेड प्लस टू। और इसको यदि हम पोलर फॉर्म में लिखें, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, तो ये हो गया कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो इसको हम फाइनली लिखें तो ये हो जाएगा जेड प्लस 1 अपॉन जेड प्लस टू इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, ये इसका रियल पार्ट हो जाएगा, और प्लस आई साइन थीटा इसका इमेजनरी पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है कि इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड प्लस 1 अपॉन जेड प्लस टू इक्वल 1 अपॉन 5, यानी इसका जो इमेजनरी पार्ट होगा ये बन जाएगा इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड प्लस 1 अपॉन जेड प्लस टू, ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा, और ये वैल्यू कितना दिया है, इक्वल दिया हुआ है 1 अपॉन 5, यानी साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 5। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस 1/25। तो ये हो जाएगा इक्वल टू प्लस माइनस रूट 24/5। इसको अरेंज करेंगे तो यहाँ पे आएगा कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 2√6/5। अब यहाँ देखें कॉस थीटा आया हुआ है। अब यहाँ पे आप यदि ये जो जेड प्लस टू इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा दिया हुआ है, तो यदि यहाँ पे हम निकालें कि भाई इसका रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस टू क्या है, तो आप बोलेंगे ये तो कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा आ गया। और ये कॉस थीटा को हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस टू इक्वल टू, ये हो गया प्लस माइनस या फिर प्लस कोई भी साइन ले लें 2√6/5, हम प्लस लेके चल रहे हैं। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस टू का कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट तो रियल पार्ट है तो एसिड रहेगा, ये भी
2√6/5 ही रहेगा। तो इसका जो आंसर है, अब यहाँ पे प्लस माइनस लेके हम चल सकते हैं यदि प्लस, लेकिन यहाँ पे मॉड दिया हुआ है, तो मॉड ऑफ रियल पार्ट ऑफ z+2 का मॉड ये इक्वल टू जाएगा मॉड ऑफ प्लस माइनस 2√6/5 और फाइनली ये हो जाएगा 2√6/5। तो इसका जो आंसर है ये आंसर होगा 2√6/5। 15 का आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 16, इफ द सेट R इक्वल टू AB, A plus 5B इक्वल टू 42, where AB belongs to natural number, has M element and n sigma n equal to 1 to m 1 plus I power n factorial equal to x plus iy, where I equal to root of -1, then the value of m plus x plus y। यानी पहले हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है R, जो रिलेशन है a plus 5b इक्वल टू 42, जहाँ पे a b बिलोंग्स टू n है। तो पहले हम इसका ऑर्डर पेयर निकालें कि कितने ऑर्डर पेयर जो इस इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे। तो इक्वेशन दिया है a plus 5b इक्वल टू 42, तो a इक्वल टू हो जाएगा ये 42 माइनस 5b। अब यहाँ पे हमें चूज़ करना है क्योंकि a और b बिलोंग्स टू n है। अब यहाँ पे हम b की वैल्यू पुट करके करस्पॉन्डिंग a निकालें। यदि हम b इक्वल टू 1 पुट करें, b इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो a कितना जाएगा, a इक्वल टू आएगा 37। b इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो a इक्वल टू मिल जाएगा 32। b इक्वल टू हम 3 पुट करेंगे तो a इक्वल टू मिल जाएगा 27। यदि हम b इक्वल टू 4 पुट करें तो a इक्वल टू मिल जाएगा 22। b इक्वल टू पुट करें 5 तो 25, ये हो जाएगा a इक्वल टू 17। और यदि b इक्वल टू हम 6 पुट करें तो a इक्वल टू मिल जाएगा 12। और b इक्वल टू हम 7 पुट कर सकते हैं तो a इक्वल टू मिलेगा 7। और देखें यदि b इक्वल टू हम 8 पुट करें तो a इक्वल टू मिल जाएगा 2। अब इससे तो नीचे हो नहीं सकता, ये नीचे नंबर 1 से स्टार्ट होता है, ये तो आगे बढ़ सकता है, लेकिन फिर a जो है वो नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा। यानी टोटल जो आपके पास ऑर्डर पेयर बनेंगे वो r इक्वल टू जो इस इक्वेशन a प्लस 5b इक्वल टू 42 को सेटिस्फाई करेंगे, वो आपके पास बनेंगे 37। a और b के फॉर्म लें तो 37 1, 32 और 2, 27 और 3, 22 एंड 4, 17 और 5, 12 एंड 6, 7 एंड 7 और 2 एंड 8। तो यहाँ जो क्वेश्चन बोल रहा है कि टोटल यहाँ पे हैज़ m एलिमेंट, टोटल कितने एलिमेंट होंगे यहाँ पे, r हैज़ टोटल, हम बोल सकते हैं सो r हैज़ टोटल 8 एलिमेंट्स। और इसी को क्या बोला है वो m, इसी को बोला है m, तो m इक्वल टू हो गया यहाँ पे 8 हो गया। अब अगला यहाँ पे एक सिग्मा फॉर्म दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर में, सिग्मा n इक्वल टू 1 to m, सिग्मा n इक्वल टू 1 to m, और ये दिया हुआ है 1 प्लस आई पावर 1 प्लस आयोटा पावर n फैक्टोरियल, और ये इक्वल टू दिया है x प्लस आई वाई इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अब यहाँ से हमें कंपेयर करके x और y निकालना है। तो देखें पहले तो m को यहाँ पुट कर दें तो ये हो जाएगा सिग्मा ऑफ n इक्वल टू 1 to 8, और यहाँ दिया हुआ 1 प्लस आई पावर n फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा, पहले हम 1 पुट करेंगे तो आएगा 1 प्लस 1 की पावर i की पावर 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, फिर हो जाएगा ये प्लस। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पे ये
1 माइनस आई पूछा हुआ क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या पूछा, 1 माइनस पूछा, हम 1 प्लस करके लिए चल रहे हैं, क्वेश्चन में 1 माइनस आई के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन में ही प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे हम माइनस ही कर लें इसको। तो ये हम माइनस कर लेते हैं इसको, और इसको भी हम माइनस कर लेते हैं, सही कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे माइनस, उसी अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा। तो ये माइनस है, माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। तो ये हो जाएगा 1 माइनस आई की बराबर 1 फैक्टोरियल, तो हो जाएगा 1, फिर होगा प्लस 1 माइनस आई पावर 2 फैक्टोरियल, प्लस 1 माइनस आई पावर 3 फैक्टोरियल, प्लस 1 माइनस आई पावर 4 फैक्टोरियल, प्लस 1 माइनस आई पावर 5 फैक्टोरियल, प्लस 1 माइनस आई पावर 6 फैक्टोरियल, प्लस 1 माइनस आई पावर 7 फैक्टोरियल, प्लस 1 माइनस आई पावर 8 फैक्टोरियल। अब देखें यहाँ पे, अब यदि हम इसको सॉल्व करें इक्वल टू, तो ये तो आपका 1 माइनस आई ही है, प्लस ये 2 फैक्टोरियल 2 होता तो ये हो जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर, प्लस 1 माइनस आई 3 फैक्टोरियल हो जाएगा ये आई पावर 6, प्लस 1 माइनस आई पावर ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, मतलब हो जाएगा ये 24, प्लस 1 माइनस आई पावर 120। तो इस टाइप से पूरे टर्म्स होंगे ये अप टू 1 प्लस आई पावर 8 फैक्टोरियल। अब आपको ये मालूम है कि आयोटा आई इक्वल टू होता है रूट ऑफ -1, आई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा -1, आई क्यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस आई, और आई पावर 4 इक्वल टू 1। यानी आई की पावर यदि 4 का मल्टीपल है तो हम बोल सकते हैं उसकी वैल्यू 1 होगी। तो आप यहाँ देखें, ये आई की पावर 24 जो है ये 4 का मल्टीपल है, यहाँ पे 124 का मल्टीपल है, 8 फैक्टोरियल 1 का मल्टीपल है। यानी ये जो टर्म आप देख रहे हैं ये सब में जो यहाँ पे वैल्यू होगी आई की पावर 24, आई की पावर 120, सब यहाँ पे इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ जो फाइनली हम देखें तो ये मिलेगा 1 माइनस आई प्लस आई स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, तो हो जाएगा 1 प्लस 1, और प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस आई की पावर 6 को हम लिख सकते हैं आई की पावर 4 प्लस इंटू आई स्क्वायर। तो आई की पावर 4 तो 1 हो गया, यानी आई स्क्वायर मतलब आई की पावर 6 की वैल्यू भी कितनी हो गई, ये -1 हो गई। तो ये भी कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 हो गया, प्लस बाकी ये आई का मल्टीपल है तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। यानी जो सभी जो टर्म्स हैं यहाँ पे ये सब कहाँ कितने हो जाएंगे, टोटल 0 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2 1 1 2 2 2 4 5 माइनस आई, और यहाँ पे कितना दिया है ये इक्वल दिया है x प्लस आई वाई। अब यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे x इक्वल टू मिल जाएगा 5 और y इक्वल टू मिल जाएगा -1, और यहाँ पे m इक्वल टू हमको मिल चुका है 8, और हमें वैल्यू निकालना है m प्लस x प्लस वाई। m हो जाएगा 8 प्लस 5 -1, यानी हो जाएगा 13 - 1 12। तो इसका जो आंसर है 12 होगा। देखिए यहाँ पे 16 का आंसर 12 होगा। क्वेश्चन नंबर 17, फॉर द फंक्शन f(x) इक्वल टू cos x माइनस x प्लस 1 x belongs to R between the following two statements. First statement, f(x) equal 0 for only one solution, one value of x in interval 0 to pi. And second statement, this function is decreasing in 0 to pi by 2 and increasing in pi by 2 to pi. और फिर हमें चेक करना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट देखें, पहले फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू cos x माइनस x प्लस 1, और फिर बोल रहा है कि f(x) इक्वल 0 फॉर ओनली वन सॉल्यूशन। और तो एक काम करते हैं, पहले दोनों बाउंड्री पॉइंट हम यहाँ पे इस फंक्शन में पुट करते हैं। तो देखें यहाँ पे f(x) इक्वल दिया हुआ है cos x, f(x) इक्वल टू cos x माइनस x प्लस 1,
यदि यहाँ पे हम पहली वैल्यू f0 पुट कर रहे हैं तो f0 इक्वल टू हो जाएगा cos 0 माइनस 0 और प्लस 1। cos 0 हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 1 + 1, यानी यहाँ पे देखें तो f0 इक्वल टू आ रहा है 2 और f0 इक्वल टू आ रहा है, मतलब ये जो है वो ग्रेटर देन 0 है। फिर उसके बाद हम पुट करें दूसरा बाउंड्री पॉइंट दिया हुआ है पाई, तो f पाई यहाँ पुट कर दें, तो ये हो जाएगा cos पाई माइनस पाई प्लस 1 और cos पाई हो जाएगा -1 यहाँ पे, तो ये होगा -1 माइनस पाई प्लस 1, यानी यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया इक्वल टू माइनस पाई। मतलब यहाँ पे जो cos पाई है ये वैल्यू आ गई है माइनस पाई, यानी इसकी जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है नेगेटिव आ रही है, यानी 0 पुट करने में पॉजिटिव आ रहा है और पाई पुट करने में नेगेटिव आ रहा है। यदि हम इसका ग्राफ डिज़ाइन करें, ग्राफ कैसा बनेगा, तो देखें ग्राफ इस टाइप से बनेगा कि यहाँ पे ये पॉइंट 0 है और ये पॉइंट यहाँ पे पाई है, और ये 0 में जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है, 2 आ रही है, और पाई में वैल्यू पुट करेंगे तो ये नेगेटिव आ रही है, ये आ रही है माइनस पाई। तो जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो ग्राफ इस टाइप से ग्राफ इसका बना, यानी पॉजिटिव से ये नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है। तो जब भी कोई रूट पॉजिटिव से नेगेटिव मूव कर रहा है तो वो ज़रूर इस कर्व लाइन को कट कर रहा है एक पॉइंट पे, पॉइंट ए पे। तो हम ये बोलेंगे कि जब भी कोई रूट पॉजिटिव से नेगेटिव में कट करता है तो वो एक रूट, उसके बीच में एक रूट ज़रूर होगा, तो यहाँ से क्रॉस करेगा ये, और जब वो क्रॉस करेगा मतलब वो उसका रूट होगा। तो हम ये बोलेंगे कि f(x) जो है कि f(x) इक्वल टू 0 हैज़ एट ओनली 1 रूट। अब रूट कहाँ होगा इतनी मालूम, लेकिन एक रूट ज़रूर होगा किसके बीच में, 0 से पाई के बीच में। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट S1 इज़ प्योरली ट्रू, ये क्या होगी, ये ट्रू होगी। अब देखें दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। दूसरा स्टेटमेंट S2, अब S2 दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है ये कि इस f(x) इज़ डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0 से π/2 एंड इंक्रीजिंग इन π/2 से पाई। तो देखें इसको पहले हम इस f(x) को लेके चलें, इसको कैलकुलस मेथड सॉल्व करते हैं। f(x) इक्वल टू cos x माइनस x और ये +1, तो इसको डिफरेंशिएट कर दें। f(x) cos का हो जाएगा माइनस साइन x और ये हो गया -1, यानी यहाँ पे f(x) इक्वल टू हो गया ये माइनस ऑफ साइन x प्लस 1। तो यहाँ पे देखें f(x) इक्वल टू माइनस साइन x प्लस 1। अब यहाँ देखें साइन x, तो अब आप देखते हैं कि फर्स्ट और सेकंड कोरेंट दोनों में साइन x पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि f(x) मस्ट बी लेस देन 0, क्योंकि ये नेगेटिव दिया हुआ है। साइन x तो पॉजिटिव होता है, +1 हो रहा है ये, यानी साइन x इज़ पॉजिटिव, साइन x इज़ ग्रेटर देन 0 इन ऑल x बिलोंग्स टू 0 to पाई, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम बोल सकते हैं कि साइन x प्लस 1 ये भी ऑलवेज क्या हो, ग्रेटर देन 0 होगा इस इंटरवल में। तो हम ये बोल सकते हैं कि अभी टोटल माइनस साइन लगा हुआ है, तो f(x) लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to पाई। अब यहाँ पे यदि हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में दिया हुआ है कि दिस f(x) इज डिक्रीजिंग ऑन 0 से π/2 एंड इंक्रीजिंग इन π/2 to पाई। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है कि f(x) जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि f(x) जो है वो लेस देन 0 है, कहाँ पे, 0 से पाई में, और यानी इस इंटरवल में भी डिक्रीजिंग है और यहाँ भी डिक्रीजिंग है। तो ये जो ऑप्शन है S2 क्या होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो ऑप्शन S2 है, ये ऑप्शन आपका स्टेटमेंट क्या होगा, ये रॉन्ग होगा। अब यहाँ देखें, चूँकि आपको पता चल गया कि फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो यहाँ पे हम बेटर इसको अच्छा समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट 1 को हम और अच्छे समझ सकते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ आपका बना हुआ है, हमने रैंडम ग्राफ बनाया था समझाने के लिए। अब यहाँ पे चूँकि आपको पता चल गया है कि f(x) जो है वो डिक्रीजिंग है,
तो यहाँ पे हम ग्राफ बना सकते हैं। देखें यहाँ पे ये आपके पास ये 0 हो गया। अब आपको मालूम है कि यहाँ पे 0 पुट करने में वैल्यू कितनी मिल रहा है, 2 मिल रहा है। मान लो आप यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया। और माइनस पाई यहाँ पे मान लेते हैं, ये माइनस पाई है। तो अब 0 में वैल्यू कितनी मिली है, 2 मिली है। और हमने पुट किया है पाई, यहाँ पे पाई पुट किया तो वैल्यू कितने मिल गया है, ये माइनस पाई मिल गया है। मतलब ग्राफ डिक्रीजिंग है तो इस टाइप से ग्राफ बनेगा ये। अब इस टाइप से ग्राफ बनेगा तो यहाँ जो पॉइंट यहाँ मिलेगा, अब यहाँ पे पॉइंट आपको मिलेगा तो आप लेंगे x और fx, ये पॉइंट लेंगे आप यहाँ पे। अब चूंकि यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे fx इक्वल टू 0 है, देखिए यहाँ पे fx इक्वल 0 है। जब fx इक्वल 0 है मतलब इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, तो y कोऑर्डिनेट 0 है तो ये पॉइंट x एक्सिस में लाई जरूर करेगा, x और 0 हम बोल सकते हैं इसको फिर। तो यहाँ पे लाई करेगा तो बिल्कुल, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रू ही है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू है और स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स है। तो इसका आंसर जो होगा, यहाँ पे देखें 1 2 दोनों करेक्ट दिया हुआ है, ये तो पॉसिबल होगा नहीं। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, S1 और 2 दोनों में भी पॉसिबल नहीं है, ओनली S2 ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आपका ऑप्शन 2 होगा। स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू और स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। तो आंसर 17 का आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 18, लेट सेट ऑफ ऑल अल्फा फॉर विच दी वेक्टर a इक्वल टू अल्फा ti प्लस 6j माइनस 3k एंड b वेक्टर b इक्वल टू ti प्लस 2j माइनस 2 अल्फा tk आर इंक्लाइंड एन ऑब्ट्यूज एंगल फॉर ऑल t बिलोंग्स टू r। ऑब्ट्यूज एंगल कर रहा है। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जब वेक्टर a डॉट वेक्टर b यदि ये लेस देन 0 होता है तभी हम बोलेंगे कि ये जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। तो a डॉट b हम पहले निकाल लेते हैं। तो a दिया हुआ है अल्फ़ा ti प्लस 6j माइनस 3k डॉट ti माइनस 2j माइनस 2 अल्फ़ा tk दिस वन लेस देन 0। इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लें तो ये हो जाएगा अल्फ़ा टी स्क्वायर माइनस 12 प्लस 6 अल्फ़ा टी दिस वन लेस देन 0। इसको अरेंज कर लें पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में, परफेक्ट फॉर्म में। अल्फ़ा टी स्क्वायर प्लस 6 अल्फ़ा टी माइनस 12 इज़ लेस देन 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब हमें नेचुरल रूट से मालूम है, यदि आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हो और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज लेस देन 0 यदि है, दिस वन पॉसिबल ओनली व्हेन a लेस देन 0 और इसका डिस्क्रीमेंट भी लेस देन 0 होगा, तभी हम बोलेंगे पूरा एक्सप्रेशन जो है ये नेगेटिव होगा। तो फॉर नेगेटिव के लिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अल्फ़ा मस्ट भी लेस देन 0 और इसका जो डिस्क्रीमेंट है ये भी लेस देन 0 होगा। डिस्क्रीमेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा 36 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4ac यानी अल्फ़ा और माइनस 12 लेस देन 0। तो यहाँ हो गया 36 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 48 अल्फ़ा लेस देन 0। यहाँ से हम 12 अल्फ़ा कॉमन ले लें तो जाएगा 3 अल्फ़ा प्लस 4 लेस देन 0। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा 3 अल्फ़ा प्लस 4 लेस देन 0। अब यहाँ पे साइन स्कीम बना लें तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू 0 और एक मिल जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू -4/3। तो ये पहले आएगा -4/3 और एक 0। तो ये 1 2 और 3 साइन स्कीम से ये पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी यहाँ पे जो अल्फ़ा है ये लाई करेगा -4/3 लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा और लेस देन इक्वल टू 0। तो हम बोल सकते हैं कि अल्फ़ा बिलोंग्स टू -4/3 से 0। ये अल्फ़ा की रेंज आएगी। देखें ज़रा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ -4/3 से 0। तो इसका जो आंसर है ये आंसर 18 का 3 हो जाएगा।
देखिए यहाँ पे अल्फ़ा यहाँ पे लेस देन साइन दिया हुआ है, तो ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे भाई, दोनों पॉइंट जो हैं ये इंक्लूड नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा बिलोंग्स टू 0 बोल रहा है ये, और अल्फ़ा लेस देन 0 है, तो यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा, ये यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। तो आंसर ये दिया हुआ है, आंसर थर्ड ही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, लेट y इक्वल टू वाई एक्स बी दी सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस वाई स्क्वायर ई टेन एक्स डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस ई 2 टेन एक्स डी वाई इक्वल टू 0। वाई 0 इक्वल 1 दिया हुआ है और पूछा है वाई पाई बाई 4 की वैल्यू। तो देखिए इक्वेशन दिया हुआ है 1 प्लस वाई स्क्वायर ई टेन एक्स डी एक्स। तो इसको पहले हम अरेंज करें यदि, तो देखें ये लीनियर फॉर्म बनेगा क्या, लीनियर फॉर्म बनाने में थोड़ा दिक्कत होगी, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल। तो देखिए यहाँ पे ई टेन एक्स के साथ पूरे एक्स के फंक्शन को ले आए, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा 1 प्लस ई 2 टेन एक्स, और यहाँ पे डी एक्स, और प्लस ये हो जाएगा डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये वेरिएबल सेपरेशन सॉल्व हो जाएगा। तो देखें इसको हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, यहाँ पे तो ये भी इंटीग्रेट कर दिया और यहाँ भी इंटीग्रेट कर दिया। तो ये इंटीग्रेशन देखें यहाँ पे, ये जो कॉस है इसको पहले हम बना लें सेक, तो ये हो जाएगा ई टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ई 2 टेन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये कांस्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे ई टेन एक्स को मान लेते हैं टी। यदि हम ई टेन एक्स को टी मान लें तो ये हो जाएगा ई टेन एक्स का इंटीग्रेशन होगा, डिफरेंशियल होगा ई टेन एक्स, और टेन एक्स का हो जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी ये बन जाएगा डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस, तो डायरेक्ट इंटीग्रल फॉर्म में है, तो ये तो हो जाएगा टेन वर्स वाई और इक्वल टू सी, और यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा दिस वन टेन वर्स टी, और टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ई टेन एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू सी। अब देखें यहाँ पे ये आपके पास फॉर्म बन गया। अब हमारे पास दिया क्या है, पहले हम कांस्टेंट निकालें। कांस्टेंट निकालने के लिए दिया हुआ है y 0 इक्वल टू 1, यानी यदि यहाँ पे हम x इक्वल टू 0 पुट करें तो जो y 0 होगा ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखो 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर 10 0 होगा 0 और e पावर 0 1, यानी ये हो जाएगा 10 वर्स 1। यहाँ पे आ गया ये 10 वर्स 1 प्लस, अब यहाँ पे y 0 पुट करेंगे 0 10 0 0 हो जाएगा, और नहीं यहाँ पे हम y x पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स, और यहाँ पे y जो फंक्शन है y x फंक्शन, तो जाएगा y 0 इक्वल टू c, तो ये होगा 10 इनवर्स 1, और ये भी हो जाएगा आपका 10 इनवर्स 1 इक्वल टू c। तो यहाँ पे c इक्वल टू मिल जाएगा c इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 10 इनवर्स 1, और 10 वर्स 1 कितना होगा, ये होगा पाई बाई 4, तो 2 इंटू पाई बाई 4, यानी c इक्वल टू मिल जाएगा ये पाई बाई 2, c मिल गया पाई बाई 2। अब इसको पुट कर दें, अब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बन जाएगा फंक्शन आपका 10 वर्स ई टेन एक्स प्लस 10 वर्स वाई इक्वल टू, ये सी के प्लेस में पुट कर दें पाई बाई 2। अब देखें यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें वैल्यू निकालना है y पाई बाई 4 की, यानी यहाँ पे हम पुट कर दें अब x इक्वल टू पाई बाई 4, और हमें निकालना है y पाई बाई 4। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये बना 10 इनवर्स e 10, ये हो गया पाई बाई 4 प्लस ये हो गया 10 इनवर्स y, यानी इसको हम बोल सकते हैं
वाई ये बन गया π/4 इक्वल टू बनाइए π/2। अब ई tan π/4 करेंगे तो ये tan π/4 हो जाएगा 1 और tan यानी हो जाएगा tan इनवर्स ई हो गया, ये tan इनवर्स ई प्लस tan इनवर्स वाई π/4 इक्वल टू हो गया π/2। तो यहाँ से tan इनवर्स वाई π/4 ये इक्वल टू हो गया π/2 माइनस tan इनवर्स ई, और यहाँ पे आइडेंटिटी लग गई। आइडेंटिटी क्या होती है कि tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू होता है ये π/2। तो π/2 माइनस tan इनवर्स x हो जाएगा cot इनवर्स। तो यहाँ बन गया ये tan इनवर्स y π/4 इक्वल टू ये बन गया cot इनवर्स e, और cot इनवर्स e को हमें दिया और tan में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स y π/4 इक्वल टू tan इनवर्स 1/e। और यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो y π/4 इक्वल टू ये आ जाएगा 1/e, और ये आपका आंसर होना चाहिए। देखें यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ये दिया हुआ है 1/e, यानी आंसर जो होगा 19 का थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 20, लेट h माइनस x² + y² इक्वल टू 1 बी द हाइपरबोला and whose centricity is √3 and the length of lateral sectum is 4√3. Suppose the point alpha 6 alpha greater than 0 lies on h. If beta is the product of the focal distances of the point alpha 6 then alpha square plus beta निकालना है। तो यहाँ पे देखें, पहले इसका की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि -x² / a² प्लस y² / b² इक्वल टू 1, ये कहलाएगा कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ये कहलाता है कॉन्जुगेट हाइपरबोला, यानी ये लॉन्ग और वाई एक्सिस बनता है, ये हाइपरबोला हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, यहाँ पे ये सेंटर सी, ये दोनों इसके फोकाई हो गए, यहाँ पे एस और यहाँ पे एस डैश, इसके फोकाई हो जाते हैं, ये हो जाएगा 0 और BE, और ये होता है 0 और -BE। और यहाँ पे अब इसका जो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम है, ये लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम हो जाएगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a² b। पहली चीज़ें देख लें हम, a² b हो जाएगी, और इसका जो ई हम निकालेंगे, एसेंट्रिसिटी निकालेंगे, ये होगा √1 + a² b²। और इसके जो फोकल डिस्टेंसेस होंगे, फोकल डिस्टेंसेस क्या होता है, मान लो यहाँ पे हमने कोई पॉइंट P ले लिया, तो P से S का डिस्टेंस और ये P से दूसरे फोकस का डिस्टेंस, ये कहलाते हैं इसके फोकल डिस्टेंसेस। तो ये हो जाता है फोकल डिस्टेंसेस PS इक्वल टू ये होता है EY1 - B। यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यदि हम कोऑर्डिनेट इसके ले लें कि ये x1 और y1 है, तो ये कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा लेंथ इसकी EY1 - B, और दूसरा जो PS डैश है, दूसरा फोकल डिस्टेंस, ये होगा EY1 + B। और इसका जो फोकाईज हमने देखे लिया, इसका फोकस क्या होंगे, इसके जो फोकाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा 0 और ±BE। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यूज करने वाले। तो देखें यहाँ पे पहले क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसका एसेंट्रिसिटी दिया हुआ है √3, यानी एसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा, एसेंट्रिसिटी का फार्मूला हमने लिखा हुआ है E इक्वल टू √1 + a² / b², ये इक्वल दिया हुआ है √3। यहाँ से हम सॉल्व करें इसको, तो ये होगा 1 + a² / b² इक्वल टू 3, और यहाँ पे a² / b² इक्वल टू
ये हो गया 2। तो यहाँ से रिलेशन मिल गया कि ए स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर। एक चीज़ ये मिल गई आपको। और क्या दिया है देखें, एंड लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम इज 4√3। जो लेंथ है लेटर सेक्टम की वो कितनी दी है, 4√3। यानी इसकी लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम से भी सॉल्व करें। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम इक्वल टू ये होता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर अपॉन बी। ये इक्वल टू दिया हुआ है 4√3। अब यहाँ पे हम ये रिलेशन यूज़ कर लें यहाँ पे, तो हम यहाँ से b की वैल्यू निकाल सकते हैं कि ए स्क्वायर इक्वल टू ये दिया है ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर। इसको यहाँ पुटअप कर दें तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन बी इक्वल टू 4√3। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे एक एक b कैंसिल होगा तो b³ इक्वल टू यहाँ मिल जाएगा बी स्क्वायर है ये। अच्छा ए स्क्वायर की वैल्यू तो स्क्वायर यहाँ पे आएगा नहीं क्योंकि हमने ए स्क्वायर की पूरी वैल्यू पुट कर दिया है। तो यहाँ देखें बी और बी कैंसिल हो गए, 4 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे मिल जाएगा b इक्वल टू √3। तो जब b √3 हो गया तो ऑटोमेटिकली यहाँ से हम a निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे a कितना है, a स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर है और यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल टू हम √3 पुट करेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 2 × बी स्क्वायर हो जाएगा 3, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 6। तो यहाँ पे ए इक्वल टू मिल जाएगा ये √6। तो ए मिल गया और बी मिल गया, यानी हमारे पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला तैयार हो गया। तो देखें इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जहाँ पे ए और बी अननोन था, हमने ये दोनों गिवन वैल्यूज से हमने हाइपरबोला निकाल लिया। तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर पुट करें तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी 6 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला मिल गया। अब देखें आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अब यहाँ पर सपोज द पॉइंट अल्फ़ा एंड 6 लाइस ऑन एच। तो यहाँ पे हम पहले अल्फ़ा 6 पुट करा के अल्फ़ा निकाल लेते हैं। अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है तो अल्फ़ा और 6 इसको इस वहाँ पे सेटिस्फाई करेगी। तो ये हो जाएगा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 6 प्लस 6 स्क्वायर हो जाएगा 36/3 इक्वल टू 1। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बाय 6 इक्वल टू 1 माइनस ये हो गया 12, ये हो गया 1 माइनस 12। तो यहाँ पे ये बना माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 66। तो फाइनली यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 66 आ गई। तो एक तो ये मिल गया आपको अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ तक तो क्लियर हुआ। अब आगे पार्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ बीटा इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोकल डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट अल्फ़ा 6। यानी अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा फोकल डिस्टेंसेस। तो फोकल डिस्टेंसेस हमने पहले देखा हुआ है। तो यहाँ पे हमने कोई वेरिएबल पॉइंट यहाँ पे जो x1 y1 हैं, अब ये पॉइंट हम क्या ले लेंगे, ये लेंगे अल्फ़ा और 6 यहाँ पे दिया हुआ है ये पॉइंट। क्योंकि यहाँ जो फोकल डिस्टेंसेस होता है, फोकल डिस्टेंसेस ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला, फोकल डिस्टेंसेस एक होता है, इसको हम एक d1 मान लें, ये हो जाएगा EY1 माइनस बी और D2 इक्वल टू हो जाएगा ये EY1 प्लस बी। तो यहाँ देखें y1 मतलब ये जो y1 जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पे 6 दिया हुआ है। तो देखें यहाँ पे क्या क्या हमारे पास वैल्यू मिल चुकी है, यहाँ पुट कर दें हम। यहाँ पे E इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है √3, y1 इक्वल टू 6 है और b हम निकाल चुके हैं b इक्वल टू √3। ये तीनों वैल्यू के यहाँ पे रिप्लेस कर दें। तो देखें यहाँ पे d1 क्या हो जाएगा, d1 इक्वल टू होगा √3 इंटू 6 माइनस √3, यानी ये हो जाएगा √6 कॉमन लें तो 6 माइनस 1, तो यहाँ पे ये होगा 5√3, ये इक्वल टू मिल गया d1। और देखें d2 निकाल लें तो d2 इक्वल टू √3 इंटू 6 प्लस √3,
यानी ये हो गया √3, 6 + 1, तो यहाँ पे ये देखेंगे तो ये आ गया 7√3 = D2। अब D1 D2 दोनों में लगे, ये दोनों फोकल डिस्टेंसेस हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि बीटा इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोकल डिस्टेंसेस फ्रॉम अल्फ़ा और 6, देन α² + 6 निकालना है। यानी दोनों का जो प्रोडक्ट है उसको बीटा बोला है। तो बीटा = दिया हुआ है D1 × D2, तो ये हो जाएगा 5√3 × 7√3, यानी 35 × 3, ये हो गया 105। तो बीटा = मिल गया 105, बीटा भी मिल गया और हमारे पास α² भी मिल गया। तो फाइनली हमें वैल्यू निकालना है α² + बीटा की। तो α² हमने निकाला हुआ है, α² निकला था ये 66, तो α² हो गया 66 और बीटा जो प्रोडक्ट ऑफ फोकल डिस्टेंसेस है ये निकला 105, तो ये आ गया, दोनों का सम आ गया 171। तो ये α² + बीटा की वैल्यू आएगी 171। देखें यहाँ पे 171 है क्या, ये 20 का ये 2, यानी 20 का आंसर 2 होगा। ओके, थैंक यू।